हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल चरण कोचिंग क्लासेस में। यहां पर हम राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हम राजनीति की लगातार सीरीज के द्वारा कर रहे हैं। अभी तक हम पिछली 3 वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना है 3 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया है आपको क्या बताया है। सबसे पहले उसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया 1773 का चार्टर एक्ट सबसे पहला अधिनियम था, जो लिखित अधिनियम था भारत का। 1773 का चार्टर एक्ट आपको हमने पढ़ाया। उसके बाद हमने 1781 का सेटलमेंट एक्ट पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने 1786 का अधिनियम पढ़ा, और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डाली थी उसमें 1793 के चार्टर एक्ट को विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट होता क्या है, इसका मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि होता क्या है चार्टर एक्ट। मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं। तो देखिए, साइड में स्लाइड चल रही है। चार्टर एक्ट होता क्या है? चार्टर एक्ट वो एक्ट है कि भाई, जैसे कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक, कंपनी पर राजनीतिक और व्यापारिक नजर रखने के लिए, या कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए चार्टर एक्ट लाया गया है। हम पीछे देख सकते हैं इस बात को कि प्रत्येक 20 वर्षों में चार्टर एक्ट आया था। जैसे सबसे पहला चार्टर एक्ट आया 1773 में, दूसरा चार्टर एक्ट आया 20 वर्षों के बाद 1793 में, और तीसरा चार्टर एक्ट ये आया है 1813 में, जिसको आज हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट को, कि इसमें क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए, क्यों ये हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बातें हम इस सेक्टर में जानेंगे। तो आइए करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें सबसे पहला प्रावधान यह किया गया, सबसे पहला प्रावधान इसमें क्या किया गया कि मोनोपोली को, जो एकाधिकार था कंपनी का, अब कंपनी कौन, अब एक मिनट मोनोपोली समझ लीजिए आप, जो कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। लाइन तो बड़ी सिंपल है पढ़ने में, परंतु इसमें बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी को 2 मिनट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि 20 वर्षों तक कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसका एकाधिकार? तो व्यापार का एकाधिकार। अब समाप्त क्यों किया गया, उस बात को हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। आप समझिए क्या हुआ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत व्यापार करने के लिए भेजा, और उसे एकाधिकार दिया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है। इस बात को हम सभी जानते हैं, और हमने ये जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने क्या दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था सन 1600 में। लेकिन क्या हुआ कि 1740 में ब्रिटेन में, आप ध्यान से सुनिएगा, इस साइड में लिखा हुआ है आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। 1740 में ब्रिटेन में, यूरोप में, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का विकास हो गया। औद्योगिक क्रांति का विकास हो गया, इंडस्ट्रियल क्रांति, मतलब भैया औद्योगिक क्रांति का विकास हो गया। तो औद्योगिक क्रांति के चलते क्या हुआ वहां पर, औद्योगिक क्रांति के चलते क्या हुआ, 1812 तक वहां पर, कहाँ, ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनियों का विस्तार हो गया। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से सरकार ने लोन दिया वगैरह वगैरह, तो उनका क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, और वह अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना ले। अब उन प्रोडक्ट का क्या था, वो प्रोडक्ट बेचते कहाँ थे, क्योंकि भारत में तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार था, तो वह प्रोडक्ट सारे सिर्फ यूरोप में बिका करते थे, सिर्फ यूरोप में वो प्रोडक्ट बिका करते थे। एक साइड तो ये हो गया कि 1740 में, 2 लेयर में पढ़ेंगे हम, एक 1740 में औद्योगिक क्रांति का विकास हो गया, और इस तरह क्या हुआ, यहाँ प्रोडक्ट बनने लगे और इनको बेचना जरूरी है। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो नेपोलियन था, फ्रांस का नेपोलियन था, फ्रांस के नेपोलियन ने क्या किया कि पूरे यूरोप को जीतना प्रारंभ कर दिया। लगभग आधे से ज्यादा यूरोप, रूस जैसे बड़े देश उसके कब्जे में आ गए, और उसने एक आदेश पत्र जारी किया। किसने? अपने नेपोलियन ने एक आदेश पत्र जारी किया, जिसको कंटिनेंटल ब्लॉकेज उसका नाम दिया गया। क्या दिया गया? नेपोलियन ने आधे से ज्यादा यूरोप को जीत लिया है,
और जीतने के बाद उसने एक आज्ञा पत्र जारी किया, एक आदेश जारी किया जिसमें उसने कहा, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेज, जिसका मतलब था कि कोई भी देश जो उसके कब्जे में है, वह ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। एवं ब्रिटेन से मतलब क्या कहा कि ब्रिटेन से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा तो जो 1740 में औद्योगिक क्रांति के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई हैं वो अपना व्यापार कैसे करेंगी। अब उनको तो समस्या हो गई, तो उनका सामान बिक नहीं रहा, कंपनियां बंद होने लगी, सरकार को घाटा होने लगा। तो क्या हुआ, और नेपोलियन ने ये और कह दिया था कि जो मेरे कब्जे में नहीं है, अगर वो ब्रिटेन से व्यापार करते हैं, वो देश ब्रिटेन से व्यापार करते हैं, तो मैं उन पर भी आक्रमण कर सकता हूँ। ठीक है भाई, एक तरह से धमका दिया था नेपोलियन ने, हम समझ सकते हैं बात को। तो अब जो कंपनियां बन गई थी वो कंपनियां कह रही हैं कि भाई हम ट्रेड बना रहे हैं, माल बना रहे हैं, तो हम हमारा ट्रेड मतलब व्यापार कहाँ करें। तो उन्होंने एक आदेश पत्र या एक मतलब पेपर लिख के दिया, किसको, ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन की संसद से उन्होंने कहा कि हम व्यापार कहाँ करें, आप बताइए। आपने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे रखा है, अब हमें भी एकाधिकार नहीं तो हमें कम से कम वहां जाने की अनुमति तो दीजिए, हम वहां व्यापार तो कर सकते हैं, यहाँ हम सामान बेचेंगे कहाँ। तो ब्रिटेन की संसद ने, जो ब्रिटिश संसद थी, उन्होंने उस बात पर विचार किया, और विचार करने के बाद व्यापारियों को, जो व्यापारी थे, बड़ी बड़ी दूसरी कंपनियां थी, उनको भी भारत में आने की अनुमति दे दी। अब ये बात तो हो गई कि भारत में आने की अनुमति दे दी, वो लोग चल दिए, लेकिन इस बात से ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 वर्षों से 1600 में स्थापित हुई थी, 1600 से 1812-14, ठीक है, 13 में ये एक्ट आया है, तो 1812 में ये सब तैयारियां चल रही है। में 1812 में ये सब तैयारियां चल रही है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि यार हम क्या करेंगे जब तुम इन सबको भेज दोगे, क्योंकि हमारा खर्च ज्यादा है। उनका खर्चा, सैन्य खर्चा अधिक था कि नहीं उस समय, भाई कितने युद्ध चल रहे हैं। टीपू सुल्तान को 1799 मार दिया इन्होंने मैसूर के युद्ध में, और सहायक संधि चल रही है, होलकर से युद्ध हो रहा है, तो ये सब खर्चे कहाँ से आएंगे, ये सब पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सब, इन सब पैसों के लिए उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे फिर। तो इसके लिए ब्रिटेन की संसद ने एक और नियम पारित किया कि भाई तुम्हें चाय और चीन, देखिए आप, चाय और चीन के व्यापार पर आपको एकाधिकार बरकरार रखा गया है, या उनको अधिकार बनाए रखा, बाकी अन्य सभी वस्तुओं पर या चीजों पर एकाधिकार खत्म कर बाकी कंपनियों को भी दे दिया गया। और ये भी कह दिया गया कि ये व्यापारी जाएंगे, ये व्यापारी वहीं रहेंगे और वहीं व्यापार करेंगे, मतलब कि यूरोप के, देखिए क्या है, दूसरे व्यापारियों को भी भारत आने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, मोनोपोली ये था पूरा, मैंने समझाया आपको एकाधिकार कैसे खत्म हुआ, एकाधिकार खत्म क्यों हुआ, इस बात की जानकारी भी आपको हो गई। अब क्या हुआ, कंपनी के दो काम थे भारत में। कंपनी के दो काम कौन कौन से थे। पहला काम था कंपनी का कि व्यापार करना, क्योंकि एकाधिकार था, अकेला ही व्यापार करेगी। पहला काम था कंपनी का एकाधिक मतलब व्यापार करना, और दूसरा काम था कंपनी का भारत में शासन करना, मतलब राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखना। भारत में शासन भी कौन कर रहा था, भारत में शासन भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, और भारत में व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, क्योंकि कोई और किसी को आने की अनुमति नहीं थी ब्रिटेन से, इसलिए। तो क्या किया गया, 1813 के अधिनियम में, चार्टर एक्ट में, जो उनका व्यापारिक एकाधिकार था उसे तो समाप्त कर दिया गया, चीन और चाय के साथ बनाए रखा। बाकी जो राजनीतिक व्यापारिक एकाधिकार था, राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब अगला चार्टर कब आएगा, 1833 में। 20 वर्षों तक बढ़ाने के बाद और यह प्रावधान कर दिया गया। इसके बाद सेकंड प्रावधान इसमें क्या किया गया, सेकंड प्रावधान इसमें किया गया कि जो पादरी थे, पादरी मतलब कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। क्यों, जो मिशनरीज थे, उसको इंग्लिश में मिशनरीज बोलेंगे, मिशनरीज से उनको भारत आने की अनुमति दे दी। अब क्यों दे दी गई इस अनुमति को, देखिए, मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। अब क्यों दी, इसकी जानकारी दी। क्या किया कि व्यापारियों ने कहा
कि हमारा आध्यात्म खत्म हो जाएगा, या फिर व्यापारी गए हैं तो मिशनरियों ने कह दिया कि भाई व्यापारी गए हुए हैं तो हमें भी जाने की अनुमति दे दी, हमको भी हमारे धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। भाई जिस तरह व्यापारियों का काम व्यापार करना है, उसी तरह क्या है जो पादरी है उनका, मतलब जो ईसाई धर्म प्रचारक है उनका काम क्या है, धर्म का प्रचार करना। तो वो अपना काम करेंगे और ये अपना काम करेंगे। तो जिस प्रकार व्यापारियों को आपने व्यापारिक अनुमति दी है, आप हमें भी अनुमति दीजिए, जिससे हम भी भारत जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। और ब्रिटिश संसद ने इस बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भी जाइए व्यापार कीजिए, मतलब आप भी प्रचार प्रसार कीजिए ईसाई धर्म का। ठीक है, 2 प्रावधान हो गए, उनको भी भेज दिया गया। तीसरी बात हो गई कि अब व्यापारियों और मतलब जो मिशनरीज थे, उन्होंने दोनों ने बोला कि हम यहाँ आए हैं, वहां तो बड़े बड़े चर्च थे, यहाँ चर्च नहीं है। तो तीसरा प्रावधान किया गया कि भारत में चर्च बनाने की शुरुआत हुई। चर्च बनाने की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहला चर्च बनाया गया कलकत्ता में। ठीक है, चर्च खोले गए, मतलब जगह जगह खोले गए, सबसे पहला कलकत्ता में खोला गया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या गया, चौथा पॉइंट किया गया कि 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च किए गए भारतीयों के लिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों को भी शिक्षित कीजिए आप, नहीं तो ये इनकी संस्कृति भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया कि भारतीयों के लिए शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान इसमें किया गया। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट इसमें क्या किया गया, ये छोटे छोटे पॉइंट है। पांचवा पॉइंट इसमें किया गया कि जो कोर्ट खोला गया था, जो सुप्रीम कोर्ट खोला था 1773 में, उसमें जब से क्या था कि भारतीयों को ही सजा दे सकते हैं, अंग्रेजी अधिकारियों को कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। लेकिन इस एक्ट में, इस 1813 के एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अंग्रेजी व्यापारियों या अंग्रेजी व्यक्तियों, मतलब जो ब्रिटेन से आए हुए हैं, उन पर भी कोर्ट मुकदमा चला सकता था। ये बहुत अच्छा प्रावधान किया गया था इस चीज में कि उन पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। किस पर, ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश व्यक्तियों पर। उसके बाद क्या किया गया, अगला प्रावधान किया गया इसमें, अगला प्रावधान किया गया कि स्थानीय कर लागू किया गया। अभी तक क्या था, 1773 से अभी तक कर नहीं लगा। जो स्थानीय थे, जो गांव में रहते थे, या जो भारत का ही व्यक्ति था, उसने कभी कर नहीं दिया। पहली बार 1813 में यह प्रावधान किया गया कि स्थानीय व्यक्तियों से भी कर लिया जाएगा, मतलब टैक्स की व्यवस्था बनाई गई, जो कि हम आज भी भुगत रहे हैं या आज भी चल रही है। उस समय भी हमसे टैक्स वसूलना प्रारंभ किया गया 1813 के एक्ट में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इतने प्रावधान करने के बाद बहुत इन सबको लागू किया गया। और इन सबको लागू करने के बाद या जो व्यापारी आए थे, उनको भारत से अगले 50 वर्षों में, ये पहले की बात बता रहा हूँ आगे की, अगले 50 वर्षों में 7 गुना ज्यादा लाभ कमाया उन्होंने। जितना सामान वो यूरोप में बेचते, उससे 7 गुना ज्यादा उन्होंने लाभ कमाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें क्या क्या प्रावधान किए गए एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस फिर से। सबसे पहला प्रावधान किया गया, सबसे पहला याद रखिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रावधान किया गया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार मतलब किस चीज के, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि कंपनी के राजनीतिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, अगले 20 वर्षों तक। ठीक है भाई। दूसरा प्रावधान इसमें किया गया कि अन्य कंपनियों को भी भारत में, या अन्य व्यापारियों को भी भारत में आने की अनुमति दी गई, मतलब वो भी व्यापार कर सकते हैं भारत आकर। तीसरा प्रावधान इसमें किया गया कि मिशनरीज मतलब ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की अनुमति। चौथा किया गया, भारत में चर्च खोलने की अनुमति दी गई। ठीक है। पांचवा किया गया कि भारत में स्थानीय कर लागू हुआ। स्थानीय कर मतलब छोटे से छोटे इलाके से भी कर वसूला गया, मतलब कि गांव से भी कर वसूलना प्रारंभ किया इन लोगों ने। ठीक है। छठवां प्रावधान इसमें किया कि छठवां प्रावधान किया कि कोर्ट के दायरे में, मतलब कोर्ट का दायरा के विस्तार किया गया, मतलब कि वह पहले भारतीयों पर ही मुकदमा दायर कर सकते थे, लेकिन अब अंग्रेज व्यक्तियों पर भी वह मुकदमा दायर कर सकता है। और एक प्रावधान क्या किया गया, एक प्रावधान इसमें किया गया कि
शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो निम्न प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में, इस अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि भैया इस अधिनियम का भारत में बहुत आगे तक प्रभाव रहा। ठीक है, इस अधिनियम का भारत में बहुत आगे तक प्रभाव रहा। तो ये हमारा 1813 का चार्टर एक्ट था। इसमें हमने सभी बातों को जाना, लगभग इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इन वीडियोज़ को।